तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। कल ओडिशा और बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा और बंगाल में तूफान के प्रभाव की जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री। पूर्वी तट से कल टकराया था यास तूफान। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुक्रवार तक हुई स्थगित। नजरबंद रहेंगे चारों नेता। नारदा स्टिंग मामले में चल रही है सुनवाई। वैक्सीन पर नीति आयोग के सदस्य ने किया बड़ा दावा। कहा, फाइजर और सरकार मिलकर कर रहे काम। जल्दी ही मिलेंगी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज। नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय से डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को मिली मोहलत। 15 दिन में देनी है पूरी कुंडली। 25 फरवरी 2021 को लागू हुए थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 98 अंकों की बढ़त के साथ 91,116 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 37 अंकों की बढ़त के साथ 15,338 के स्तर पर हुआ बंद। बंगाल और ओडिशा में भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अब तूफान आगे बढ़ गया है। इस तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बंगाल में बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। यास तूफान ने बुधवार रात 1 बजे के करीब पश्चिमी सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश किया। इस समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के कारण रांची सहित झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे से बारिश जारी है। जमशेदपुर और धनबाद में तेज हवाएं चलने से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे 200 गांवों में अंधेरा छाया रहा। वहीं बात करें बिहार में जारी चेतावनी की, तो मौसम विभाग ने 28 मई तक पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तूफान गुरुवार सुबह 5:30 बजे दक्षिणी झारखंड पहुंचकर कमजोर हुआ और डीप डिप्रेशन में तब्दील होना शुरू हो गया। यहां से तूफान उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तूफान के कारण बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान आज शाम पटना पहुंच गया। पटना और उसके आसपास जबरदस्त बारिश हो रही है। पटना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। तूफान के असर के कारण पूरे बिहार में तापमान में 12 से 15 डिग्री की कमी आ गई है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की सभी 19 टीमें तूफान यास से निपटने के लिए कमांडेंट विजय सिन्हा 9वीं बटालियन एनडीआरएफ के नेतृत्व में उड़ीसा, झारखंड और बिहार के अलग अलग जिलों में अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस तैनात है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। बीते दिन किसानों ने सरकार के 7 साल पूरे होने और आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया। वहीं आज पहले से किए गए ऐलान के अनुसार सफेद झंडे लगाकर शांति का संदेश दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ ही वार्ता चाहते हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लंबा चलने की उम्मीद जताई है। राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है, इसीलिए हमने किसानों से आंदोलन स्थल पर स्थायी निर्माण करने को कहा है। आंदोलन 4 सालों तक भी चल सकता है। सरकार के खिलाफ हमने कई आंदोलन किए, सभी आंदोलन के प्रारूप अलग थे, हालांकि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार जल्द ही किसानों की बात मानेगी। अभी वो कंपनी चला रही है, पार्टी नहीं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आंदोलन में शामिल होने को कहा है। जयंत चौधरी का कहना है कि रालोद हर कदम पर किसानों के साथ है, लेकिन टिकैत का विपक्षी पार्टियों के समर्थन पर कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो ये भी कहती थी कि सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर रही है, लेकिन जब हमने सरकार बदली तो अब ये किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने हाल ही में कई नए आदेश दिए हैं। इन आदेशों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, लेकिन लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है। इसीलिए विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तटीय इलाकों से मछुआरों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीफ की बिक्री पर भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन्हीं आदेशों का
लक्षद्वीप में विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध से ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर लोगों को परेशान न करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा मनमाने ढंग से लिए गए फैसलों की वजह से और उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी शुचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में दावा किया कि इस मसौदे के प्रावधान लक्षद्वीप में भू स्वामित्व को संबंधित सुरक्षा कवच को कमजोर करते हैं, कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमन को कमतर करते हैं और प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपायों को सीमित करते हैं। कुछ अल्पकालिक वाणिज्यिक फायदों के लिए लक्षद्वीप में जीविका की सुरक्षा और सतत विकास की उपेक्षा की जा रही है। अब देखना होगा कि पीएम राहुल के लिखे गए पत्र की गंभीरता को समझते हुए इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने के मामले में अब ट्विटर मुश्किल में फंसता दिख रहा है। मोदी सरकार तो उसके पीछे पड़ी ही है, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने भी उसके होश उड़ा रखे हैं। इस बीच 26 मई को भारत में लागू हुए नए आईटी नियमों ने इन परेशानियों को और बढ़ा दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों का पालन करने के लिए 3 और महीने का समय देने की मांग की है। ट्विटर की परेशानी सिर्फ नियम तक सीमित नहीं है, पुलिस कार्रवाई उसके काम में सबसे बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। ट्विटर को अब अपने कर्मचारियों की चिंता हो रही है। ट्विटर ने कहा कि हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और उन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके सामने आने वाली संभावित परेशानियों से चिंतित हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। हम भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज में कई लोगों के साथ हमारी वैश्विक सेवा की शर्तों को लागू करने में लगे हैं, लेकिन इसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई से हमें चिंता है। भारत सरकार की प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए बनाए गए नियम 26 मई से लागू कर दिए गए हैं, जिसे लेकर भी ट्विटर ने चिंता जताई है। ट्विटर ने कहा कि ये बहुत चिंतित करने वाला है कि नियमों ने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिए अनुपालन अधिकारी को उत्तरदायी बना दिया है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। ट्विटर के रुख से साफ है कि बीजेपी प्रवक्ता पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार के तेवर उसके खिलाफ सख्त हो गए हैं। ट्विटर ने 3 महीने का समय भी मांगा है, लेकिन ये साफ है कि सरकार ट्विटर को समय वक्त पर बीजेपी के नेता बाबा रामदेव के मुरीद हुआ करते थे। उनकी योग प्रणाली की देश विदेश में चर्चा करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महामारी में एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी की, वैसे ही बीजेपी के नेता भी रामदेव की खिंचाई करने लगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव की खिंचाई की। इस दौरान चुटकी लेते हुए संजय जायसवाल ने उन्हें योगी नहीं, योग का कोका कोला बताया। पश्चिम चंपारण से कई बार सांसद रहे जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एक अजीब प्रतियोगिता देख रहा हूँ। हर बेतुकी बात का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता। ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। अभी आईएमए भी ऐसा ही कर रहा है। जायसवाल ने कहा कि बाबा रामदेव एक अच्छे योग गुरु जरूर हैं, पर योगी नहीं है। योग के प्रति उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन योगी उसको कहते हैं जो अपने मस्तिष्क सहित सभी इंद्रियों पर काबू पाले। योग जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपको निरोग रखता है, पर योग चिकित्सा पद्धति नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैं अपने आईएमए के सभी मित्रों से अपील करता हूं कि कृपया हम निरर्थक बातों में प्रतियोगिता करके अपनी सालों की साधना को बर्बाद न करें। अब बीजेपी नेता के इस बयान से साफ है कि वो भी बाबा रामदेव की बेतुकी टिप्पणी पर भड़क उठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चौतरफा घेराबंदी के बाद क्या रामदेव माफी मांगेंगे या फिर अपने दावे पर कायम रहेंगे। यूपी की योगी सरकार में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश में थीं, लेकिन वो अपने तमाम कार्यक्रमों को बीच में ही छोड़कर यूपी लौट आई हैं। योगी आदित्यनाथ के राजभवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। संकेत यही है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। चुनावों से 10 महीने पहले योगी सरकार अपने कई मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को मौका देना चाहती है।
1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने के संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों को सरकार में शामिल किया जा सकता है उनमें सबसे बड़ा नाम MLC AK शर्मा का बताया जा रहा है। उन्हें योगी सरकार में सीधा डिप्टी CM बनाया जा सकता है। उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया जा सकता है। AK शर्मा को PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। उन्हें लंबे समय से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के संकेत मिल रहे थे। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हटाने की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है, लेकिन मौर्य के कद को देखते हुए बीजेपी उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहती। उन्हें संगठन में बड़ा पद दिया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 2016 में वो बीजेपी की ओर से CM पद के मजबूत दावेदार भी थे। पार्टी एक बार उन्हें फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह को लेकर पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है, जो इस समय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों को हटाने की तैयारी हो चुकी है। नए मंत्रियों की सूची भी फाइनल कर ली गई है। योगी कैबिनेट में इस समय 53 मंत्री हैं और यूपी में मुख्यमंत्री सहित 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और संभावना इसी बात की है कि इस बार ये पूरा कोटा भर दिया जाएगा। आज रात में ही 5-6 मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं और उनकी जगह करीब 1 दर्जन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। महामारी की दूसरी लहर का असर इस बार भी GDP ग्रोथ पर दिखाई देने लगा है। अधिकांश राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद से तमाम सर्वे एजेंसियों ने भारत की GDP ग्रोथ के पुराने अनुमानों में संशोधन करते हुए इसे 9 से 10% के बीच कर दिया है। RBI की ओर से भी संकेत मिलने लगे हैं। भारत की विकास दर धीमी हो सकती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये बेहतर रहेगी। RBI की ओर से दावा किया गया है कि 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 10.5% रहेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि दूसरी लहर के साथ ही वृद्धि दर अनुमानों में संशोधनों का दौर शुरू हो गया है। RBI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वृद्धि दर 26.2%, दूसरी तिमाही में 8.3%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 6.2% रहने का अनुमान है। पिछले साल की निराशा के बीच टीकाकरण अभियान एक उम्मीद बनकर उभरा है। RBI की ओर से कहा गया है कि आगे चलकर वृद्धि लौटने और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की स्थिति में ये महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बाहर निकलने की एक स्पष्ट नीति का पालन करे और राजकोषीय बफर बनाए, जिसका इस्तेमाल भविष्य में GDP ग्रोथ के सामने आने वाली मुश्किलों से निपटने में किया जा सके। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर